प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन अध्याय 9b। आज का हमारा टॉपिक है पार्श्विक विस्थापन लेटरल शिफ्ट। पिछले क्लास में मैं आपको पढ़ाया था प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के बारे में आपको बताया था। उस वीडियो को आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा या वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। ठीक, तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक कांच का आयताकार गुटका बना के रख दिया हूँ और एक अभिलंब भी बना के रख दिया हूँ। ठीक, अभिलंब का नाम दे देता हूँ मैं M और N। ठीक, ये M और ये दे देता हूँ इसका नाम N। चलिए देखिए, पार्श्विक विस्थापन का डेफिनेशन मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। डेफिनेशन आपको नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे 3 चीज़ आपको बताएंगे, परिभाषा लिखेंगे, वर्णन और व्यंजक। तो परिभाषा मैं आपको चित्र के माध्यम से बताऊंगा। ठीक, आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कांच का आयताकार गुटका है। ठीक, तो कांच है और ये बाहर में क्या है, वायु है। वायु यहाँ पे विरल माध्यम है और कांच क्या होगा, सघन माध्यम होगा। कांच क्या होगा, सघन माध्यम होगा। ठीक, वायु विरल माध्यम है और कांच क्या है, सघन माध्यम है। अब एक प्रकाश किरण जो वायु से कांच में क्या होती है, अपवर्तित होती है। तो चलिए हम प्रकाश किरण ले लेते हैं, ये इस तरह से। ठीक, ये हम ले लिए एक प्रकाश किरण, इसका नाम दे देते हैं P और ये दे देते हैं इसको Q। ठीक, एक प्रकाश किरण PQ जो कांच की सतह पर क्या होती है, आपतित होती है। अब ये चूंकि प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगा, तो विरल से सघन में जब प्रकाश किरण प्रवेश करता है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। मतलब प्रकाश किरण को सीधा सीधा ऐसे चलना चाहिए, इस तरह, ये इस तरह से। ठीक, लेकिन प्रकाश किरण सीधा न चलते हुए अपने मार्ग से विचलित होता है। विचलित मतलब अभिलंब की ओर झुकता है, इस तरह से, ये इस तरह से। ठीक, तो ये हुआ अपवर्तित किरण। नाम दीजिए PQ और इसको नाम दे देते हैं हम R। क्या नाम दिए, R। अब ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, इसके बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण I। और ये अपवर्तित किरण है Q और R, और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको कहते हैं R। अब यहाँ पे मैं एक और अभिलंब लेता हूँ इस तरह से, ये एक और अभिलंब लेता हूँ मैं, जिसका नाम दे देते हैं M' और ये N'। ठीक, एक और अभिलंब ले लिए हम M' और N'। अब यहाँ से प्रकाश किरण क्या होता है, सघन से जब विरल में प्रवेश करता है, क्योंकि ये जो माध्यम है वो फिर क्या है, ये कांच, तो ये वाला फिर माध्यम जो बाहर का है वो क्या होगा, वायु होगा। ठीक, तो सघन से विरल में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हटता है, तो ये क्या होगा, यहाँ से दूर हटेगा। तो ये अभिलंब से दूर हटेगा प्रकाश किरण, ये इस तरह से PQR और ये दे देते हैं हम इसको S। ठीक, और इसको मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ा देता हूँ, ये, और ये वाला कोण क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण होगा। अब यहाँ से यहाँ तक आया तो इसको हम अपवर्तित किरण बोले, लेकिन इस तल में पुनः वो क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, तो ये फिर क्या होगा, आपतित किरण होगा। और ये अभिलंब, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को फिर क्या कहेंगे, हम आपतन कोण कहेंगे। चूंकि ये R1 है तो ये भी क्या होगा, R1 होगा। कहाँ से होगा, ये एकांतर कोण की परिभाषा से। ये R1 है तो ये भी R1 है। अब यहाँ से ये अभिलंब और ये लास्ट वाले अंतिम में जो किरण निकलता है उसे निर्गत किरण कहते हैं। तो निर्गत किरण और आपतित, ये अभिलंब के बीच के कोण को हम कहते हैं निर्गत कोण E। ठीक, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण E। अब यहीं पे देखिए इसका डेफिनेशन क्या बनता है। जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से होकर चलता है तो आपतित किरण मतलब P और Q, आपतित किरण निर्गत किरण R और S के बराबर होता है। ठीक, आपतित किरण PQ और निर्गत किरण RS दोनों आपस में बराबर होते हैं, तथा आपतित किरण, ये है हमारा आपतित किरण। ठीक, ये है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच खींचा गया लंब, ये, ठीक,
ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण दोनों के बीच में खींचा गया लंब यही कहलाता है पार्श्विक विस्थापन, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये निर्गत किरण और ये आपतित किरण दोनों के बीच में जो लंब होता है वो कहलाता है पार्श्विक विस्थापन, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको देंगे डी होगा ये। ठीक, ये लंब है मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, इस बात को भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे आर ही दे देना, R1 देने की ज़रूरत नहीं है, ये आर ही दे देना। ये आर है तो ये भी क्या है, आर है। और इस वाले लंब को यहाँ पे हम एक बिंदु दे देते हैं L, PQRS, और ये दे दिए L। अब देखिए ये जो किरण है इसके बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, ये जो आपतित किरण है और ये विचलित किरण है, इसके बीच में मतलब यहाँ पे इसके बीच में कोण बनेगा टोटल ये कितना है, I है। ठीक, टोटल देखिए ये इस तरह से है तो ये टोटल कितना है, I, और हम इसको R को माइनस करेंगे तब ये हमारा बचेगा, अर्थात इसको हम बोलेंगे I माइनस R। ठीक, छोटा सा है ये, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो होगा I माइनस R। ठीक, टोटल I है और ये R है तो ये छोटा वाला कोण क्या होगा, I माइनस R होगा। तो ये चित्र हमारा कंप्लीट होता है। एक बार अब देखेंगे इसके वर्णन को। तो माना A, B, C, D कांच का एक आयताकार गुटका है जिस पर एक प्रकाश किरण PQ आपतित होती है, जो वायु से कांच में क्या करता है, प्रवेश करता है और विरल से सघन में प्रवेश करते हुए अभिलंब की ओर झुक जाती है, फिर पुनः कांच से वायु में प्रवेश करती है और अभिलंब से दूर हट जाती है। इस स्थिति में आपतित किरण और निर्गत किरण सदैव बराबर होते हैं तथा आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में खींचा गया लंब पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। और यहाँ पे PQ आपतित किरण है, QR अपवर्तित किरण है और RS निर्गत किरण है। ठीक, I आपतन कोण है, R अपवर्तन कोण है और E को कहते हैं हम निर्गत कोण। वर्णन और परिभाषा आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, उसे देख के आप लिख लीजिए। तो सीधा ही स्टार्ट करते हैं हम व्यंजक। तो व्यंजक में क्या करते हैं, यहाँ पे बिंदु Q पर स्नेल का नियम लगाते हैं। तो स्नेल का नियम क्या होता है, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। बिंदु Q पर स्नेल की नियम से, बिंदु Q पर स्नेल का नियम होगा तो आपतन कोण I और अपवर्तन कोण क्या होगा, R होगा। तो माध्यम म्यू, ध्यान दीजिए माध्यम क्या होगा, वायु से कांच, वायु मतलब एयर और कांच मतलब ग्लास हो जाएगा जी। ठीक, तो A से G में प्रवेश करेगा, एयर से ग्लास में, तो ये एयर से ग्लास में, तो ये होगा साइन I बटे साइन R। इसको दीजिए समीकरण 1। अब बिंदु Q के बाद हम लगाएंगे बिंदु R पर स्नेल के नियम से। तो बिंदु R पर स्नेल का नियम लगेगा तो इसके लिए देखें R क्या होगा, आपतन कोण, और E क्या होगा, अपवर्तन कोण। हालांकि ये निर्गत कोण है लेकिन R को आपतन कोण समझेंगे हम यहाँ पे और E को क्या समझेंगे, अपवर्तन कोण समझेंगे। तो ये होगा माध्यम होगा ग्लास से वायु में, तो G म्यू A बराबर साइन R बटे साइन E। इसको दीजिए समीकरण 2। अब उत्क्रमणिता के सिद्धांत से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणिता के सिद्धांत से। प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत होता है A म्यू G गुणा G म्यू A बराबर क्या मिलता है, हमें 1 मिलता है। इसको हम सिद्ध कर चुके हैं। तो समीकरण 1 व 2 से A म्यू G का वैल्यू रखेंगे और G म्यू A का वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक, चलिए वैल्यू रखिए। A म्यू G का वैल्यू साइन I बटे साइन R और G म्यू A का वैल्यू साइन R बटे साइन E बराबर में होगा 1। ठीक, साइन R से साइन R कटेगा, बचेगा यहाँ पे साइन I बटे साइन E बराबर 1। तो साइन E का 1 से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा साइन I बराबर साइन E।
साइन से साइन कैंसिल होगा तो मिलेगा I बराबर E। क्या मिलेगा? I बराबर E। अर्थात आपतन कोण और निर्गत कोण क्या मिले? आपस में बराबर मिले। जब आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर हो गए तो आपतित किरण और निर्गत किरण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक, तो डेफिनेशन का जो स्टार्टिंग का 2 लाइन था उसको हम यहाँ पे प्रूव कर लिए। अब निकालेंगे हम पार्श्विक विस्थापन के लिए अभिष्ट व्यंजक। तो पार्श्विक विस्थापन मतलब d का मान निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं? गुटके की मोटाई को t मानते हैं। ठीक, गुटके की मोटाई को क्या मानते हैं? t मानते हैं। ये गुटके की मोटाई मान लिए हम t, अर्थात ये a और d, AD का मान क्या माने? t माने। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा हिंदी में लिखेंगे, मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, उसे देख के लिख लीजिए। ठीक, फिर अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा, माना AD बराबर t। ठीक, क्या है? गुटके की मोटाई है, गुटके की मोटाई। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक, यहाँ पे हम 2 त्रिभुज लेके चलेंगे। एक त्रिभुज होगा हमारा QNR। ठीक, तो त्रिभुज QNR में, त्रिभुज QNR में, त्रिभुज QNR में यहाँ पे कोण बन रहा है तो इसके सामने का भुजा मतलब ये वाला भुजा होगा लंब, और ये वाला भुजा Q और R होगा कर्ण, और Q और N होगा आधार। लेकिन हमको QN का वैल्यू पता है, जब गुटके की मोटाई AD का वैल्यू T है तो ये वैल्यू भी क्या होगा? T होगा। और हमको कर्ण की ज़रूरत है, कर्ण मतलब Q और R की, क्योंकि कर्ण से रिलेटेड ये हमारा और त्रिभुज है एक ठो। ठीक, Q R और L ये त्रिभुज, तो हमको ये आधार और ये कर्ण 2 भुजों की ज़रूरत है। तो आधार और कर्ण से रिलेटेड त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? cos थीटा होता है। तो थीटा की जगह लेंगे हम r, तो त्रिभुज QNR में cos r बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो cos r बराबर आधार क्या होगा? आधार होगा Q और N, Q और ये N, और कर्ण क्या होगा? Q और R, Q और R। हल करिए इसको, cos r, QN का वैल्यू क्या होगा? QN का वैल्यू मोटाई होगा T। ठीक, और QR का वैल्यू तो हमको निकालना है। ठीक, अब QR पक्षांतर करते हैं, cos r को यहाँ पे लाते हैं तो QR इसकी जगह आ जाएगा, तो ये हमको मिलेगा QR इक्वल टू T बटे cos r। ठीक, और इसे दे देते हैं हम समीकरण 3। अब पुनः एक त्रिभुज लेंगे तथा त्रिभुज QRL। ठीक, ये त्रिभुज याद रखना, छोटा बन गया है ये वाला रेखा, इसको मैं अब मिला देता हूँ। ठीक, QRL में, QRL में, त्रिभुज QRL में हमको कर्ण की ज़रूरत है और हमको ये लंब की ज़रूरत है, क्योंकि ध्यान दीजिए ये छोटा सा जो कोण बन रहा है वो क्या है? I-R है, और कोण के सामने वाला भुजा मतलब RL होगा। ठीक, ये त्रिभुज वास्तव में ऐसे बना है, ये देखिए उसमें थोड़ा सा छोटा हो गया है। ये है I-R और ये है D। ठीक, और ये है कर्ण, तो हमें कर्ण और D की ज़रूरत है, ये वाला भुजा और ये वाला। तो कर्ण और D मतलब क्या होगा? कोण के सामने की भुजा क्या होता है? लंब होता है। तो कर्ण और लंब से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन। ठीक, तो यहाँ पे कोण बन रहा है I-R, तो हम इसमें लगाएंगे साइन I-R बराबर लंब बटे कर्ण, लंब ले रहा हूँ मैं डायरेक्ट D। ठीक, लंब होगा RL, चलिए एक बार रख देता हूँ, लंब होगा RL और कर्ण होगा Q इंटू R, ये Q R और ये L, तो QR होगा ये कर्ण। अब चलिए इसको हल करते हैं, तो QR पक्षांतर कर देते हैं तो QR यहाँ पे आ जाएगा, तो होगा QR इंटू साइन I-R, साइन I-R बराबर R और L का वैल्यू क्या होगा? R और L होगा D। ठीक, क्या होगा? D, जिसे स्मॉल d से दिखाएंगे हम। ठीक, स्मॉल d। समीकरण 3 से QR का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, समीकरण 3 से QR का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण 3 से
चलिए क्यू आर का वैल्यू रखिए टी बटे कॉस आर, तो ये होगा साइन आई माइनस आर बटे ये टी बटे कॉस, तो टी ऊपर में जाएगा तो टी यहाँ लिख देता हूँ और नीचे में होगा ये कॉस आर बराबर डी। क्या होगा बराबर में डी, टी साइन आई माइनस आर बटे कॉस आर बराबर में होगा डी। ठीक, इस चित्र को मिटा रहा हूँ मैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, साइन का जो थीटा है अर्थात आई माइनस आर और ये जो आर है, तो आई होता है आपतन कोण और आर होता है अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं, यदि आई टेंस टू जीरो की ओर जाता है, आई क्या है बहुत ही कम है, क्या है आई बहुत ही कम है, ये जो कोण बन रहा है वो बहुत ही छोटा है, तो वो किधर जाता है जीरो की ओर जाता है, जीरो नहीं होता है याद रखना, आई टेंस टू जीरो। ठीक, और आर भी क्या होता है, ये भी जीरो की ओर जाता है, आर टेंस टू जीरो और आई टेंस टू जीरो होता है। तब के कंडीशन में ठीक साइन के थीटा को हम थीटा के बराबर लेते हैं और कॉस के थीटा को जीरो के बराबर लेते हैं। ठीक, यदि वो जीरो की ओर जाता है तब, तो साइन आई माइनस आर दोनों जीरो की ओर जा रहा है, तो साइन की थीटा को थीटा के बराबर लेते हैं याद रखना, तो ये होगा साइन आई माइनस आर बराबर आई माइनस आर। ठीक, तथा ये होगा कॉस आर, तो कॉस आर। अब इस मान को हम यहाँ पे रखेंगे, तो इसको दे देता हूँ मैं छोटा सा समीकरण दे देता हूँ 4, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से चलिए साइन आई माइनस आर की जगह क्या लिखेंगे, हम सिर्फ आई माइनस आर लिखेंगे, तो ये होगा टी आई माइनस आर बटे कॉस आर का वैल्यू 1 होता है, वैसे भी आर की जगह 0 जा रखेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये हम लिखेंगे नीचे में 1, तो नीचे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक, कॉस आर का वैल्यू 1 हो जाएगा जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं है और बराबर में होगा ये डी। ठीक, अब हम इसको क्या करते हैं, ये टी का टी हो जाएगा और ये आई, आर के साथ मैं आई का ऊपर नीचे गुणा करता हूँ। ठीक, आर के साथ आई का ऊपर नीचे गुणा। ठीक, तो आर के साथ हम आई का ऊपर नीचे गुणा कर दिए क्योंकि हम ऊपर से आई कॉमन निकालना चाहते हैं। अब दोनों से आई कॉमन निकालेंगे तो ये मिलेगा हमको, इसके आगे का स्टेप मैं यहाँ पे हल करता हूँ, यहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो यहाँ से ऊपर से मैं क्या करूँगा, आई और आई को कॉमन निकालूंगा, तो हमको इस तरह से मिलेगा d इक्वल टू आई बाहर निकलेगा और बाहर में टी भी है, तो वो होगा 1 माइनस आर बटे आई। ठीक, ध्यान दीजिए ये आई निकलेगा, तो आई निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर ऊपर से आई निकलेगा तो ये बचेगा आर और नीचे में बचेगा आई, तो ये होगा आर बटे आई। ठीक, अब डी बराबर मिलेगा हमको आई इंटू टी और 1 माइनस आर बटे आई को क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू बगल में लिख देता हूँ मैं, म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर, तो साइन से साइन कटेगा तो ये होगा आई बटे आर। अब हमको आर बटे आई चाहिए, हमको आर बटे आई चाहिए, तो इसको पलट दीजिए, तो 1 बटे म्यू इक्वल टू मिलेगा आर बटे आई, क्या मिलेगा 1 बटे म्यू इक्वल टू मिलेगा हमको आर बटे आई, तो यहाँ पे आर बटे आई को लिख सकते हैं हम 1 बटे म्यू। ठीक, और यही है पार्श्विक विस्थापन के लिए अभिष्ट सूत्र। ठीक, इसके बाद का स्टेप आपका ये रहेगा 2 लाइन, इसको बगल में आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पार्श्विक विस्थापन का व्यंजक कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए और अपने लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।